हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PW ओनली IAS। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो पिछला हफ्ता निकला है आज के दिन को इंक्लूड करते हुए 16 से 22 सितंबर के जितने भी हमारे करंट अफेयर के इश्यूज थे उन पे बेस्ड MCQs को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एक गजब का रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। पिछले हफ्ते एक दिन थोड़ा डिले हो गया था वीडियो पब्लिश होने में, तो उस वजह से बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो चलो, ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग लगी कि आप लोग मेरे वीडियो का वेट करते हैं। ओके। तो अब देखो, इस वीडियो में हमारे पास में लगभग 30+ क्वेश्चंस है, 32 33 समथिंग, है ना। तो इन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, अगेन वही मैं बोलूंगा, पेन कॉपी लो। क्वेश्चन को जैसे ही मैं बोलूं कि भाई पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी करो, तो अपना आंसर जो है वो कॉपी के अंदर लिख लो। राइट। फिर आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते बढ़ते आपका ये 1 घंटा है, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंक्लूड करो कि भाई हमारी परफॉर्मेंस कहाँ रही है। इससे क्या होगा कि रिवीजन का भी एक की हो गया और एक चेक भी मिल जाता है आपको कि हाँ भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके। अब देखो, आगे बढ़े उससे पहले आप पीडीएफ की डिमांड करते रहते हैं, तो जो करंट अफेयर के बैचेस हैं उनसे संबंधित जो भी पीडीएफ्स है ना, वो आपको लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन भी हो जाएगा कमेंट। ठीक है। तो उससे आप लिंक को स्टोर कर लो, अपने पास में सेव करके रख लो और सीधा वहां से फिर आराम से अपनी पीडीएफ ले सकेंगे। राइट। और इसके अलावा जो लोग भी सेल्फ स्टडी पे रिलाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है 2025 के लिए जो टारगेट करके चल रहे हैं। एक तो क्या है, उनको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें जीएस और सी सेट दोनों के पेपर्स एमसीक्यूज की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और मेंस में भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, 450 से ज्यादा क्वेश्चंस की, प्लस 30 से ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। इसका मतलब ये कि सेल्फ स्टडी तो आप करेंगे, प्लस में एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टेस्ट सीरीज लगाना, तो वो यहां पर हो जाएगी विद गाइडेंस, है ना। इसके अलावा इसके फेजेस की बात करें तो फर्स्ट फेज अभी देखो करंटली चल रहा है, सेकंड फेज नवंबर में स्टार्ट होगा जो कि जनवरी तक चलेगा, थर्ड फेज फरवरी से मार्च, और फोर्थ फेज आपका मार्च से मई। और फिर जैसे ही आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी 2025, उसके बाद में आपका फिफ्थ फेज है, वो भी प्लान हो जाएगा, जिसपे हम फोकस करेंगे आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा वो। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है ये। राइट। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। चलो, अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर एजीज ऑफ, भाई किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नन ऑफ द अबव। पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, इसका सीधा है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी का अगर बात करें तो आपको फूड का नाम मैच करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एक्चुअल में ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना भाई, बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हुआ क्या है, देखो, 2024 का स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है ना, वो रिलीज किया गया है फसाई के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या निकल के आया, केरला, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, ये टॉप 3 रैंकिंग परफॉर्मर्स निकल के आए हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फूड सेफ्टी के हिसाब से, अगर हमारे देश में देखा जाए तो। अब फसाई की बात करें तो ये 2006 में कई अलग अलग वेरियस एक्ट्स चला करते थे, उनको कंसोलिडेट करके फिर ये एक फाइनल एक एक्ट बना दिया और इसको किसके अंडर में डाल दिया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। काम क्या है, हमारे देश के अंदर फूड से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उनको प्रॉपर रेगुलेट करना, उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन इशू करना, प्रोसीजर और गाइडलाइंस इशू करना, जिससे कि फूड सेफ्टी इंश्योर हो सके हमारे देश के अंदर। यहां पर ये सी नहीं है, समझ गए ना, ये ए ही है। ओके। चलिए नेक्स्ट। With reference to Nilgiri tar, consider the following statements. First, it is an endemic species of Western Ghats. Second, IUCN रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड स्पीसी के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है और ये केरला का स्टेट एनिमल है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, अगर हम नीलगिरी टार्स की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम परफेक्ट राइट है। वहीं दूसरी तरफ आईयूसीएन की रेड लिस्ट में देखोगे ना, तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में ही डिक्लेयर किया हुआ है। वहीं पर अगर इसके स्टेट एनिमल स्टेटस की बात करें तो तमिलनाडु, केरला नहीं, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दो सही है। तो पूछा क्या है, हाउ मेनी, तो भाई ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर इज बी। ठीक है। अभी जो बात है वो हमने करी ली। अच्छा, इसका स्टेटस हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से देखें तो शेड्यूल फर्स्ट में है, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको
दी हुई है। और स्पीसीज का जो वीडियो मैं आपके लिए डालता हूं ना, उसमें ये चीज हमने अच्छे से पहले भी कवर की है, राइट। चलो, थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च्ड इन 2023 with an aim to secure the future of big cats and their landscapes. Second statement, the alliance includes all member countries of United Nation. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज करो, अपने हिसाब से अपना आंसर रेडी करो। देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये 2023 में लॉन्च हुआ था, जिसका मेन काम क्या है, बिग कैट, 7 तरीके की बड़ी बिल्लियां होती हैं, लायन, चीता, ये सारा मिला करके, इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है जो 2023 में स्टार्ट हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी मेंबरशिप की जो बात आ रही है, वो क्या बोला जा रहा है कि इसमें यूनाइटेड नेशन के जो 195 प्लस मेंबर्स हैं, वो सारे इसके मेंबर हैं। एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली लग रहा है कि आपको, नहीं, तो ये गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। तो इनकरेक्ट ही तो पूछा है, तो आंसर आपका बी चला जाएगा। ठीक है, अब देखो मुद्दा क्या है। इंडिया ने फॉर्मली इस अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। और लॉन्चिंग के टाइम पे आप देखोगे कि आप इसके जो मेंबरशिप है ना, वो ओपन रखी गई है कि यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर्स हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि सबने ज्वाइन कर लिया। अभी के टाइम पे 5, आप कह सकते हो कि मेजर जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो 4 ही कंट्रीज हैं जो कि इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर हैं, जिसमें इंडिया, निकारागुआ, एस्वेतिनी और सोमालिया। इनकी बात करें तो ये कौन कौन से हैं, इंडिया भाई एशिया में, निकारागुआ आपका सेंट्रल अमेरिका में चला गया, इसके अलावा एस्वेतिनी आपका सदर्न अफ्रीका में है, और सोमालिया आपका ईस्टर्न अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। बिग कैट्स की बात करें तो देखो, भारत में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, ये 5 आपको मिल जाएंगे बिग कैट्स में। फिर हम बात करें प्यूमा और जेगुआर की, ये देखो इंडिया में नहीं मिलते, है ना। बट बिग कैट की कैटेगरी के अंदर ये टोटल 7 हो गए, राइट। 7 में से हमारे 5 मिल जाते हैं, ध्यान रख लेना इसको। आगे देखो, consider the following statements regarding the MQ-9B Predator drones. It is an unmanned aerial vehicle that can perform flight operations either under remote control or autonomously. Second one is the MQ-9B has 2 variants, the Sky Guardian and the Sea Guardian. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज करो अपना और आंसर रेडी कर लो। देखो, ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्ट है। ड्रोन जो है अनमेन्ड एरियल व्हीकल होता है, दैट मींस कंप्लीट मशीन से चलने वाला है, जिसको आप रिमोटली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और उसकी प्रोग्रामिंग पहले से सेट कर लो तो वो ऑटोमेटिकली भी अपना काम करके आ जाएगा। इसके 2 वेरिएंट है, दोनों के दोनों एकदम परफेक्टली यहां पर मेंशन्ड है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट। अब देखो क्या है पूरा मुद्दा, मतलब इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। ये जो आपका पर्टिकुलर, हम जिस ड्रोन की बात करें MQ-9B की, ये बेसिकली MQ-9 रीपर है ना, उसी का एक वर्जन है। ओके, ये किसने डेवलप किया है, ये जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा डेवलप हुआ है। इसका काम क्या है भाई, सीधी बात है, ऐसे रिमोट एरियाज में जहां पर हम हमारे सिपाहियों को नहीं भेज सकते, एयरफोर्स के प्लेन्स को नहीं भेज सकते, तो इसको भेज करके और हमारा जो भी सर्विलियंस करना है, इंटेलिजेंस गैदर करनी है, वो की जा सकती है इससे। इसमें सेंसर्स को आप जरूरत के हिसाब से अपडेट कर सकते हो, कस्टम सेंसर्स की फैसिलिटी है। और ये एक बार कंप्लीट अपनी फ्लाइट करने की, आप इसको लॉन्च करो कंप्लीट फ्लाइट के लिए, तो कम से आराम से 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। तो ये चीजें इसको यूनिक बना देती हैं। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या कह रहा है, PHWR is a nuclear power reactor commonly using low enriched uranium as its fuel. Second, PHWR uses water H2O as its coolant and moderator. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो आप, देखो, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की बात करें तो ये इतने एडवांस टेक्निक के होते हैं कि इनको इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। इनके अंदर जो यूरेनियम यूज होता है, वो डायरेक्ट नेचर से ड्रॉ किया हुआ होता है ना, उसको भी यूज किया जा सकता है। यहां पर एनरिचमेंट या फिर यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए उस फ्यूल को पहले प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। लॉ एनरिच्ड यूरेनियम की भी जरूरत नहीं है, अनएनरिच्ड भी यूज हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। वहीं पर हैवी वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो हैवी वाटर H2O होता है क्या भाई, नहीं, वो D2O होता है।
तो ऐसे में दोनों स्टेटमेंट्स ही गलत है, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। अब देखो क्या है पूरा मामला। देखो, अगर हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की बात करें तो ये अनएनरिच्ड यूरेनियम यूज कर लेता है। इसमें जो पानी यूज होता है वो D2O होता है, जो कि हैवी वाटर कैटेगरी में आ गया, राइट। इसमें टेम्परेचर को आप कह सकते हो पानी जो होता है ना D2O, उसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जाया जाता, पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। फिर उसका यूज किया जाता है प्रेशर से टरबाइन को रोटेट करने में, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, इसकी जो टेक्निक है उसमें आप देखोगे एनहांस्ड न्यूट्रॉन इकोनॉमी यूज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिना फ्यूल को, यूरेनियम को एनरिच करते हुए आराम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हो, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। वहीं पर लाइट वाटर रिएक्टर जो नॉर्मली आप देखते हो नदियों के किनारे हमारे देश में बसे हुए हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि आप, ये न्यूट्रॉन रिएक्टर ही होते हैं। आप क्या करते हो, यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करवाते हो न्यूट्रॉन से। तो यहां पर आपको यूरेनियम की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की चाहिए, डायरेक्ट नेचर से ड्रॉन है, वो यूज नहीं हो सकता। तो लो एनरिच्ड यूरेनियम आप यूज कर सकते हैं, और इसमें कूलेंट के लिए और न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है दोनों कामों में। और दूसरी तरफ इसमें जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से होता है, न्यूक्लियर फ्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर जो है वो फिर न्यूट्रॉन की स्ट्राइक की वजह से फिर बाद में ब्रेक होता है दो में, फिर दो और आगे टूटते रहते हैं। इस तरीके की चेन रिएक्शन चलती रहती है और उससे जनरेट होती है हीट। हीट से फिर पानी को आप गर्म करके और उससे बनाते हो इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर का यूज करते हो, टरबाइन का यूज करते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू निपा वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी केरला में केस आया ना, 24 साल के एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है और पहले भी कई बार आउटब्रेक हो चुका है। तो बताओ भाई, इट इज अ जूनोटिक वायरस। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर स्टिल नो अप्रूव्ड ह्यूमन वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स फॉर निपा। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, जूनोटिक वायरस है, ये एनिमल से ह्यूमन में फैलता है ना, और इसका कोई वैक्सीन नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या है, नॉट करेक्ट, तो भाई नीदर वन नॉर टू, आंसर आपका यहां पर डी चला जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ये अभी केस है। सबसे पहले इसका इन्फेक्शन देखा गया था मलेशिया में 1998 में, फिर सिंगापुर में 1999 में। इसका जो मेजर होस्ट है वो आपका फ्रूट बैट है। ये देखो, ये चमगादड़, जिसको फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है, ये क्या है, फ्रूट्स खाता है। खाता है तो वही सीधी बात है, उसका सलाइवा उस पर भी जाएगा, सलाइवा के साथ में जो वायरस है वो भी जाएगा, और वो अगर ह्यूमन ने कंज्यूम कर दिया तो ह्यूमन इन्फेक्टेड हो जाएगा। या फिर बैट के थ्रू एनिमल, एनिमल के थ्रू आप दूसरा एनिमल कोई है ना, और फिर ह्यूमन, ऐसा भी ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसका कोई प्रॉपर वैक्सीन या ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, which of the following initiatives undertaken by the Indian Navy and the Indian Air Force to help countries severely hit by typhoon यागी। बताओ भाई, क्या है इसका आंसर। ऑपरेशन संकल्प है, सद्भाव है, सद्भावना है, ऑपरेशन मदद है। पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो, मैं तो कंटिन्यू रहूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, देखो इसका आंसर है सद्भाव। टाइफून यागी के लिए बताया गया है कि 2024 में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप हुए हैं उनमें ये दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसको मिला है, जो एक हरिकेन आई थी बेरिल, उसको, जो कैरेबियन सी वाले एरिया में आकर के हिट कर गई थी। ये जो वेस्ट इंडीज वाले कंट्रीज है ना वो, और गल्फ ऑफ मैक्सिको के थ्रू यूएसए, मैक्सिको, इनको हिट किया था इसने। तो उसके बाद में नंबर 2 पे है, और ये इसकी ओरिजिन बताया जाता है कि पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है पलाऊ, वहां से इसका ओरिजिन हुआ। फिर अल्टीमेटली आते आते साउथ चाइना सी में और ज्यादा स्ट्रांग हो गया और हिट कर गया फिर बाद में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को, इवन चाइना को भी बहुत बुरे तरीके से हिट किया है इसने। समझ गए, तो ये बेसिकली ऑपरेशन सद्भाव जो है, इसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन कंट्रीज को हमने सहायता दी है। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नेम्स हैं। अगर हम साउथ चाइना सी की तरफ जाएं तो वहां पर इसको टाइफून बोल दिया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। इंडियन ओशियन मतलब हमारी तरफ हम साइक्लोनी नॉर्मली बोल देते हैं, और पैसिफिक के ईस्टर्न पोर्शन में या फिर अटलांटिक ओशन की बात करो तो वहां पर हरिकेन बोल दिया जाता है। ये नाम जरूर याद रख लेना भाई, है ना। अगला सवाल देखो। The term डब्बा calling, sometimes mentioned in news recently, is related to, बताओ भाई डब्बा कॉलिंग किससे संबंधित है? एक्सटॉर्शन टेक्निक है, फूड डिलीवरी सिस्टम बाय आंगनवाड़ी फॉर चिल्ड्रंस अप टू 6 years of age। तीसरा बोला जा रहा है कि एन इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान। फोर्थ आपका क्रिप्टो करेंसी। पॉज करो, आंसर रेडी करो, अब तक तो दे चुके होंगे आपका आंसर। देखो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड ये मामला है, मतलब एक तरीके से आप हफ्ता मांग रहे हो, किसी को दबाव मार कर फिरौती मांगते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दो फोन यूज किए जाते हैं, एक तो होता है बॉस का, और एक होता है बॉस के नीचे दूसरा उसका गुर्गा होता है ना, हैचमैन जिसको बोलते हैं वो। अब ये गुर्गा है, ये फोन यूज करेगा नंबर 2, और फोन नंबर 1 किसके पास में? बॉस के पास। तो गुर्गा अपना फोन यूज करके और इस पर कॉल करेगा, व्हाट्सएप टाइप कॉल, ऑनलाइन कॉल होता है ना अपने, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको सिंपली इंटरनेट कॉल बोल सकते हैं अपन। वो कॉल करेगा किसी भी विक्टिम को कि भाई ये पैसे दे दे वरना ये कर दिया जाएगा, समझ गए। तो ऐसे में वो जो विक्टिम है उसको डराने धमकाने का काम कर दिया। अब ये काम डायरेक्टली नहीं हुआ है, अब इसमें यहाँ पर गुर्गे ने डराया नहीं है, यहाँ पे गुर्गा क्या करेगा, कॉल कर देगा। इधर गुर्गा चुप रहेगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, है ना। और फिर इस P1 से बॉस का भी कॉल गुर्गे के पास आया हुआ रहेगा, समझ गए। अब यहां पर P1 को भी लाउड स्पीकर पर कर दिया और P2 को भी लाउड स्पीकर पर कर दिया। अब यहां पर बॉस जोर से चिल्लाएगा कि देख ऐसे ऐसे करके ये पैसे यहां पर पहुंच जाने चाहिए, अदरवाइज ये तेरे साथ ये XYZ या तेरे फैमिली मेंबर के साथ में या कुछ ऐसा हम कर देंगे। अब आप बताओ दोनों फोन्स के बीच में कोई लिंक नहीं है ना, क्या यहाँ पर पुलिस वाले ये ट्रेस कर पाएंगे कि किसने किसके साथ किया है ये काम, समझ गए। तो ये आप देखो कि करवा रहा है कौन, और दोनों फोनों को लाउड स्पीकर पर रख दिया तो दोनों के बीच में कोई लिंक भी नहीं है, और मैसेज डिलीवर करके धमकियां दी जा रही हैं, और आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो कि कौन बंदा वहां पर एक्चुअल में ये धमकियां दे रहा है। तो ये डब्बा कॉलिंग का जो मैकेनिज्म है ना, ये राजस्थान पुलिस, हरियाणा, दिल्ली, इन पुलिस को हालत खराब कर रखी है, पकड़ में नहीं आ रहा है कोई एक्चुअल में कौन है क्रिमिनल, समझ गए बात को। ये होता है भाई। अगला देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंगिंग द कैटेगरी ऑफ कॉमन्स, बताओ भाई कॉमन्स में कौन कौन आते हैं? फोक आर्ट, ट्रेडिशंस, पोलर रीजन्स, आउटर स्पेस, इंटरनेट रिसोर्सेज। आपको करेक्ट आंसर देना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो कॉमन्स की अगर बात करें तो इंटेंजिबल कॉमन्स भी होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट हर किसी की वो परंपरा, हर किसी की आस्था से संबंधित है, वो उनकी कंजर्वेशन जरूरी है। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल भी एस्पेक्ट में होते हैं, और आजकल इंटरनेट का भी काम आ गया, जिस तरीके से हम इंटरनेट यूज करते हैं, ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं और ये सारे, तो ये कॉमन सोर्सेज जिनका एक जस्टिफाइड मैनर में यूज होना चाहिए, अब यूज नहीं होना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉल्यूशन की और ये प्रॉब्लम होते हैं। तो इस सारे के सारे स्टेटमेंट्स एज इट इज आपके कॉमन सोर्स के पार्ट बन जाते हैं, समझ गए। तो 1 2 3 4 5। अभी क्या है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली में क्या है, एक रिसेंटली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि भाई हम दिल्ली के अंदर जो भी कॉमन बॉडीज है, कॉमन रिसोर्सेज है, उनको हम कंजर्व करेंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, इसलिए ये आ गया। इंटेंजिबल, ग्लोबल कॉमन्स एंड डिजिटल कॉमन्स में आप कैटेगराइज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल जो हम देखें वो कि वो ऐसे कैसे हैं, ठीक है। हमारे देश के अंदर कितनी जमीन है? 205 मिलियन एकड़, जो कि गांवों में ऐसे फैली हुई है। उसको यूज करते हैं हमारे लोग, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन भी होता है, और कहीं ना कहीं वेलफेयर का काम भी होता है बात समझ में। चलते हैं अगले पे। बताओ भाई, विद रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1 enacted by 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279A क्लॉज 4 द जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स द जीएसटी रेट्स फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स। Third, the GST Council requires at least half of its members to be present to conduct a meeting। बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? पॉज करो, काउंट करके अपने को आंसर देना है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है, आर्टिकल 279A के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
जो रेट्स फाइनलाइज होती हैं उसकी पावर जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279 ए क्लॉज 4 के तहत मिलती है। और जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलानी हो तो कम से कम जितने भी उसके मेंबर्स हैं उसमें 50% मेंबर्स प्रेजेंट हो। ये कोरम है, कोरम का मतलब मिनिमम लोगों की प्रेजेंस। तो ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ऑल थ्री आर राइट स्टेटमेंट्स, राइट। सी। अभी क्यों है, आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इनको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल फैला हुआ था कि भाई जीएसटी 18% टैक्स रेट लगती है जो लग्जरी आइटम्स और इन पे लगती है, तो ये लग्जरी का काम थोड़े ना, इन पे तो पूरा टैक्स कम होना चाहिए। तो उसको लेकर के 13 मेंबर्स का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये बस इसलिए न्यूज में आ गई, जो मेन मेन मुद्दे थे वो हमने देख ही लिए। ठीक है। जीएसटी काउंसिल को लीड ऑन करता है, चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर भी होते हैं। इसके अलावा जो आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, उनके नॉमिनीज भी यहाँ पर आते हैं, उनकी तरफ से भी इंडिविजुअल्स को भेजा जाता है जो फाइनेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड वहां पर डील करते हैं स्टेट वाइज। तो ऐसे में पूरी टीम है, टीम इंडिया है ये जीएसटी की बात करें तो। और फिर वाइस चेयरपर्सन का फिर वहां पर इलेक्शन होता है जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में। और जो वाइस चेयरपर्सन है उनकी तो बात हो ही गई आपकी। वाइस चेयरपर्सन जो भी है उनका इलेक्शन हो जाएगा मेंबर्स के बीच में। और इस तरीके वो आर्टिकल 279 ए क्लॉज 3 के तहत होता है। फिर वो मिलकर के काम करते हैं। आर्टिकल 279 क्लॉज 4 के तहत वो रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई क्या रेट रहने वाली है इंटरेस्ट जीएसटी की यूनियन और स्टेट लेवल पे। सिंपल सी बात है, ये एकदम बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगला सवाल देखें, चलो जी। If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution of a particular state, then the Assembly of the state is automatically dissolved. Number two, the power of legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. Number three, Article 19 is suspended in that state. Fourth, the president can make laws relating to that state. बताओ भाई, चारों ऑप्शंस में से कौन सा सूटेबल है। आर्टिकल 356 के तहत जब प्रेसिडेंट अपना काम कर रहे हों तो उस टाइम पर कौन सी चीज आपके हिसाब से सूटेबल लग रही है। पॉज करके अपना आंसर रेडी कर लो। देखो इसका आंसर है बी, क्योंकि आर्टिकल 356 का मतलब प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का मतलब लेजिस्लेचर का जो काम है वो पार्लियामेंट टेक ओवर कर लेती है। समझ गए बात को। अभी क्या है, मणिपुर में जिस तरीके से वायलेंस अभी कंट्रोल नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से आर्टिकल 356 की बात हाईलाइट हुई कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए या नहीं, क्योंकि वहां पर हालत अभी भी खस्ता है। तो ये मुद्दा है, इसलिए हाईलाइट हो जाता है, राइट। आर्टिकल 356 लगाने के कई कारण हैं। एक तो आर्टिकल 356 खुद, जिसमें ये होता है कि गवर्नर जो है स्टेट के, जो कि प्रेसिडेंट के एक तरीके से एजेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया है। तो प्रेसिडेंट साहब को वो गवर्नर साहब अपने स्टेट की एक रिपोर्ट बना करके सबमिट कर सकते हैं कि मेरे स्टेट में ये हालात हैं, यहाँ पर सही हालात मेंटेन नहीं कर पा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो आप पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में ले लो। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और दूसरा केस क्या है इसमें, कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन दी है, कोई अपनी बात कही है कि भाई मामला बड़ा इशू, एकदम सेंसिटिव है, नेशनल इशू है, ऐसे में आपको XYZ ये काम करना होगा, या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स के साथ साथ डायरेक्शन दी जाती है, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती है तो भी वहां पर आर्टिकल 365 के तहत ये देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। फिर वो रिपोर्ट आएगी अगेन प्रेसिडेंट के पास में, आर्टिकल 356 वहां पर लगाया जा सकता है। समझ गए बात को। तो ये सिंपल सी बात है। अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री स्कीम का क्या पर्पज है भाई। टू इनेबल द फोकस, to enable the famous foreign educational institutions to open their campuses in India. Second statement क्या कह रहा है, to increase the quality of education provided in government school by taking help from private sector and community. Third statement, to create 14,500 model schools across the country to showcase the implementation of National Education Policy 2020. Fourth, to encourage voluntary monetary contribution from private individual and organizations so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary schools. पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो, समझ में नहीं आया तो पढ़ो ध्यान से, आंसर करो। देखो पीएम श्री स्कूल की अगर बात करें, पीएम श्री स्कीम की, तो इसका मेन टारगेट है ये वाला, 14,500 के लगभग ऐसे मॉडल स्कूल तैयार करने जिसको देख करके बाकी स्कूल्स भी अपने आप को इंप्रूव करें
टारगेट है कि कैसे भी करके इफेक्टिवली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इंप्लीमेंटेशन हो सके। तो आंसर इसका सी चला जाता है, राइट। यही पॉइंट यहां पर आ गया। फंड की एलोकेशन की बात करें तो 27,360 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को कौन देखेगा? देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट्स तो देखेंगी, इसके अलावा लोकल बॉडीज है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर में और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय समिति ये भी इन पर ध्यान देने वाली है। मतलब इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिवली टीम काम कर रही है पूरी नेशनल स्टेट लोकल लेवल पे, और जो स्कूल एजुकेशन में एक्सपर्टीज रखने वाली इंस्टीट्यूशन है वो भी साथ में है। अगला सवाल आपके सामने, विद रेफरेंस टू सेप्सिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेप्सिस इज अ सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और इंजरी। सेकेंड स्टेटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट इट कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी कर लो भाई। देखो, सेप्सिस एक सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन या फिर इंजरी हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट वो जो इंजरी है, वो जो इन्फेक्शन है, उसमें बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के हालात क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही बुरे तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश करता है, और वो चीज फिर हमारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाती, और हैंडल नहीं होती है तो फिर ऑर्गन्स भी फेल हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली डेथ का कारण बन सकते हैं अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना हुआ हो तो। समझ गए बात को? तो कुल मिलाकर के दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है। आंसर इज सी। ठीक है, हुआ क्या है अभी, ये जो सेप्सिस है ना, इसकी वजह से डेथ्स हुई है, उनमें मेजर जो कॉज निकल के आया है, लगभग 33% डेथ्स सेप्सिस से होने वाली टोटल डेथ्स में 33% डेथ्स तो एएमआर की वजह से हुआ है। इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो भी किस लेवल का, जहां पर एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही। एक जमाने में ब्लड पॉइजनिंग के नाम से, सेप्टिसेमिया के नाम से फेमस ये जो बीमारी थी, ये कॉमन बीमारी हो चुकी है। ये देखो कैसे इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया ने ब्लड को इन्फेक्ट कर दिया, ब्लड वेसल रप्चर हो गया, ब्रेक हो गया, और उसमें से फिर हार्ट या फिर कोई भी एक्सवाइजेड ऑर्गन है वो फेल हो गया, डेथ हो गई उसकी वजह से। समझ गए बात को? नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एनपीएस वात्सल्य कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, पहले भी हमने एक सेशन में ये कवर किया था। इसका आंसर मैं चाहता हूं एकदम सही दो आप। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड विल हैव कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस। Second statement, it will allow parents and guardians to open an NPS account for their children and wards and contribute regularly towards a saving pool until the minor turns 21. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है कि एनपीएस वात्सल्य में पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा एक पेंशन अकाउंट खोला जाएगा अपने बच्चों के लिए, और बच्चे उस अकाउंट को यूज कब कर पाएंगे? जब उनकी उम्र 18 या उससे ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये डेटा है ना, ये मामला गड़बड़ कर गया। बाकी मेन चीज यही है कि एक सेविंग पूल क्रिएट करने का काम है, जो कि बच्चों की एजुकेशन में फर्दर उनकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। तो दूसरा गलत, पहला सही, करेक्ट पूछा है तो आंसर इज ए। ठीक है, तो ये चीज होगी। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपको इसमें, आगे चले। चलो जी, अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग। एक है ब्लैक नेकेड क्रेन, एक है चीता, एक है फ्लाइंग स्क्विरल, एक है स्नो लेपर्ड। विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? बताओ भाई, नेचुरली कौन कौन से मिलते हैं? पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो, अगर एक भी नहीं आता है ना, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, क्या चीता हमारे यहाँ पर नेचुरली मिलता है? अरे भाई, एक्सटिंक्ट हो गया 1952 में। हम री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, तो नेचुरल तो मिलता ही नहीं है। तो चीता वाला ऑप्शन आप हटाओ, देखो काम बन गया एक ऑप्शन से, बाकी सब मिलते हैं आपको। समझ गए? अब देखो इसका आंसर तरीके से, ब्लैक नेकेड क्रेन है वो आपको लद्दाख वाले रीजन में, हिमालयन रीजन में देखने को मिल जाएगा, तिब्बत हिमालयन रीजन में। ठीक है, इसके अलावा चीता एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में। अब हम अफ्रीका से ला रहे हैं, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, वहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्विरल्स की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेजरली देखने को मिल जाएगी, और स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये भी हिमालयन रेंज में आराम से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इनकी प्रेवलेंस अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। अगला देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। नंबर 2,
Unlike most other big cat, cheetah do not roar. Third, unlike male lions, male leopard do not proclaim their territory by scent marking. भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ करके आंसर देना है, राइट। सबसे पहला तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, क्या चीता रॉर कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो आपका वोकल जो स्ट्रक्चर है ना, वो मोर और लेस छोटी बिल्लियों जैसा होता है, इसलिए ये रॉर नहीं कर सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं कर सकता एकदम परफेक्ट है, राइट जाएगा। समझ गए? दूसरा तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये हमने लेपर्ड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने खुद ने स्पीसीज पढ़ाई है। तो उसमें आपने देखा कि लेपर्ड जो होता है ना, वो अपनी खुद की टेरिटरी मार्क करते हैं, अपना खुद का एक्सक्रीटा छोड़ छोड़ करके। समझ गए? उससे उनका टेरिटोरियल मार्किंग रहता है। तो ऐसे में तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत बोल रहा है कि क्यों नहीं करता भाई, लेपर्ड भी करता है प्रोक्लेम। तो तीसरा आप जैसे ही हटाओगे तो आपका आंसर चला जाएगा। लायंस की कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होती है भाई। समझ गए बात को? तो इसका आंसर ए है। ओके, अब देखो इसमें मेन जो चीजें थी वो ये होगी, स्मॉल कैट्स की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। इस वजह जैसे यहाँ पर देखो, बोन होती है ना चीता के वॉइस बॉक्स की, वो एक फिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, ठीक है, जिसमें डिवाइडेड वोकल कॉर्ड होता है और जो वाइब्रेट करती है ना। अब उस वजह से फिर ये वही बात है कि रॉर नहीं कर पाते हैं, बाकी जो बड़ी कैट्स कर सकती हैं उस हिसाब से। वहीं पर चीता की बात, ये लेपर्ड वाली बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लायन वाली बात ऑलरेडी क्लियर है ही। अगले सवाल पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू नीला कुरुंजी फ्लावर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट ब्लूम्स ओनली वंस इन एवरी 12 ईयर्स। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं मेरे स्पीसीज वाले सेशन में, मेरा खुद का। बाकी करंट अफेयर वाला तो है ही, आप बोलोगे ये सारी कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि हमने प्रीलिम बूस्टर में तो देखे ही नहीं। अरे भाई, ये चीजें हाईलाइटेड थी, आपने कभी ना कभी पढ़ी हैं, कोई जरूरी नहीं है कि चीजों पर एकदम अभी रिसेंटली पढ़ी हो। आपको रिकॉल करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। पहला, जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। दूसरा, क्वेश्चंस आप लगा रहे हो उनमें कोई टॉपिक अगर छूट रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ लो, कि टॉपिक ध्यान हो, हाँ भाई यार ये टॉपिक भी कवर हो गया अपना। तो बेनिफिट होना चाहिए आपका भाई, है ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसी। भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो ये 12 साल में ब्लॉसम करते हैं, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है, बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। तो आंसर इसका चला जाएगा करेक्ट के हिसाब से ओनली 1। अब यहां पर देखो, नीला कुरुंजी का साइंटिफिक नेम आपको याद रख लेना, एक तो स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना। ये 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल है। जहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, वो कौन सी ट्राइब है जो अपनी एज कैलकुलेट करती है नीला कुरुंजी के आधार पर, है ना, बताना मुझे। कैटेगरी है वल्नरेबल में, और अभी खतरा क्या है कि भाई खेती के चक्कर में इनका एरिया है वो खत्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा खतरा है, डिफोरेस्टेशन, लैंड का कन्वर्जन जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, ये कई खतरे हैं जो कि नीला कुरुंजी की सर्वाइवल के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, राइट। चलो अगला सवाल देखते हैं। With reference to windfall tax, consider the following statements. It is a tax levied by government against certain industries when economic conditions allow those industries to experience above average profit. Second, the imposition of the tax makes product costlier. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है कि भाई कई बार इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती है जो कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज को, जो नॉर्मल काम चल रहा है ना, उसी के चलते प्रॉफिट ज्यादा कमाने का मौका दे जाती है, उसकी वजह से उनका प्रॉफिट है ना एवरेज से ऊपर चला गया। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि उनका जो एडिशनल प्रॉफिट अर्न हुआ है उस पर टैक्स लगा देती है, जिसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। और उस टैक्स से फिर बाद में गवर्नमेंट अपना, कह सकते हैं कि अपना जो दूसरी सोशल वेलफेयर की काम चल रहे हैं उनको बेनिफिट दिया जा सकता है। कैसे? कि देखो प्राइसेस अगर राइज हुए हैं मान लो, है ना, वहां पर आप क्या देखते हो कि एकदम से, मतलब एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी बन गई कि कहीं ना कहीं फायदा ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ना हम एक इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे काम करें, है ना। तो वो चीज चलती है। और दूसरा, इसके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप ये जो विंडफॉल टैक्स लगा रहे हो, ये जो प्रॉफिट एडिशनल अर्न हुआ है ना उस पे अप्लाई कर रहे हो, ना कि आपने कुछ और मतलब अलग से कुछ लगा दिया जिसकी वजह से प्राइस कॉस्ट बढ़ रही है किसी भी प्रोडक्ट की। ये ऑयल के ऊपर मेनली देखने को मिलती है, यूएसए में भी ऑयल की वजह से देखा था 1979 और 80 में, और इंडिया में भी 2022 में इसमें ही देखा गया था।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट, सेकंड इज रॉन्ग, तो करेक्ट पूछा था, आंसर इज ए। ठीक है, और ये चीज मैंने बता दी आपको कि क्या है इसमें मेजर फोकस। अगला सवाल, with reference to recent analysis on the per capita income for post liberalization in 1991 released by the Economic Advisory Council to Prime Minister, consider the following statements. First statement बोला जा रहा है, among the northern states Punjab Haryana performed exceptionally well. दूसरा स्टेटमेंट, the per capita income level in Goa, Himachal Pradesh and northeastern states have remained consistently low. बताओ भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तब से लेकर अभी तक क्या परफॉर्मेंस आ रही है हमारे स्टेट्स की, उसकी बात करें तो देखो हरियाणा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट पंजाब परफॉर्म नहीं कर रहा है। पंजाब तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, तब से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर ही है पंजाब तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। दूसरा, पर कैपिटा इनकम लेवल की जब बात आए तो आप यहां पर क्या देख रहे हो कि गोवा, हिमाचल प्रदेश और सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो लगातार लो परफॉर्म कर रहे हैं। भाई गोवा, हिमाचल, गोवा की अगर बात करें तो गोवा का तो वहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक नहीं है ना, यहाँ पर फैक्चुअल एरर होगी दोनों स्टेट्स के नाम पे, तो ऐसे में आपका आंसर डी चला जाता है, ना तो आपका फर्स्ट सही है ना ही आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब देखो हुआ क्या है, लीडिंग परफॉर्मर्स की बात करें तो वहां पर सदर्न स्टेट्स को कंसिडर किया गया कि वो लगातार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, लीडिंग परफॉर्मर्स की बात करें तो, और दिल्ली और हरियाणा ऐसे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न रीजन के बाकी स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में। पंजाब की बात मैं बता ही चुका हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इसका हाल बहुत बुरा है। वहीं पर गोवा, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनको इंक्लूड नहीं किया इस रिपोर्ट में ना, कंसिडर नहीं किया है। हाँ, असम है, यूटी है दिल्ली की, ये सारी फिर भी इंक्लूडेड है वहां पे, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेने थे, स्टेट्स वाली इंफॉर्मेशन में हेरफेरी की गई थी इस क्वेश्चन में। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या कह रहा है, only the central government can declare the whole or part of the state or union territory as disturbed area. Second, currently it is in effect in मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड, त्रिपुरा। आप बताओ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर सकती है अफस्पा के आधार पर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड, नहीं, वहां के गवर्नर है ना वो भी कर सकते हैं। समझ गए बात को, तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा क्या पूछा है, मणिपुर, लद्दाख, नागालैंड, त्रिपुरा। अरे भाई लद्दाख तो आपकी आंख खोल देनी चाहिए, क्या लद्दाख में अफस्पा लग रहा है? जम्मू कश्मीर में तो फिर भी लग रहा है, वो भी अलग है, पर फिर भी क्या लद्दाख में लग रहा है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आपके दोनों स्टेटमेंट्स हो गए गलत, इनकरेक्ट ही तो पूछा था, आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या है पूरा माजरा, अफस्पा को लेकर के देखो बातचीत चलती रहती है ना, तो ऐसे में सेंटर और गवर्नर ऑफ स्टेट, इन दोनों के द्वारा किसी भी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया जाता है, एरिया मतलब किसी भी स्टेट को, लोकेलिटी को, इसको। ठीक है, तो गवर्नर को भी ये पावर है। वहीं पर अभी अफस्पा आपका नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में इफेक्ट में है। जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा है, पर वहां पर अफस्पा ये आपका जो रेगुलर वाला है ना, प्रोबेबली 1958 है, मुझे साल जहां तक याद आ रहा है, वो नहीं है। यहां पर आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर स्पेशल पावर एक्ट आपका 1990 वाला एप्लीकेबल है, जबकि पहले त्रिपुरा में भी था, पर त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में और मिजोरम से 1980 के टाइम पे हटा लिया गया था। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में तो लगभग एक ही बार सभी स्टेट्स में लग गया है आपका अफस्पा, क्योंकि वहां पर एथनिसिटी इतनी ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल, अगले सवाल की बात करें तो आप देखो भाई, विद रेफरेंस टू कोलिकेंथ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोलिकेंथ कैन नॉट बी फाउंड अंडर द यूफोटिक जोन। सेकंड, कोलिकेंथ could be found off the coast of South Africa and Indonesia। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो कोलिकेंथ की अगर बात करें तो ये ऐसी मछलियां हैं जो कि डेवोनियन पीरियड से लेकर अभी तक भी सरवाइव कर रही है, इन्होंने ज्यादा कुछ एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट नहीं किए हैं, और इनके डेवलपमेंट में, एवोल्यूशन में इफेक्ट किसने डाला है?
बहुत बड़े इवेंट्स जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, ओशियनिक वाटर के टेम्परेचर में वेरिएशन, सैलिनिटी में वेरिएशन, इनका असर, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में वेरिएशन, इसने असर डाला इनके ऊपर। ऐसा नहीं छोटा मोटा कोई सर्वाइवल के लिए इन्होंने कुछ किया हो, समझ गए, क्योंकि इनके ऊपर इतना कोई खतरा नहीं रहा होगा, ये हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। ये यूफोटिक जोन, दैट मींस ऐसी, अब समंदर है तो ऐसी जगह जिसके ऊपर सनलाइट है, उस वो पेनिट्रेट कर पाती है, उसके नीचे मिलती नहीं है। अरे भाई 2300 फीट की हाइट डेप्थ तक भी मिल जाती है, 2300 मीटर की डेप्थ तक भी, समझ गए। तो इस तरीके से स्टेटमेंट गलत है, यूफोटिक जोन से भी नीचे मिलती है आराम से। वहीं पर कोलिकेंथ की अगर बात करें तो इसकी दो ही स्पीसीज हैं, एक तो इंडोनेशिया के सुलावेसी के आसपास में, एक साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, कोमोरोस, ये आइलैंड्स हैं इधर अफ्रीकन रीजन में, वहां पर मिल जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर आपका इसका बी होना चाहिए, समझ गए। अब देखो इसमें क्या क्या बातें हैं, 2300 फीट है, सॉरी, ओके, करेक्ट कर लेना। ये 200 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर सनलाइट की कमी आने लग जाती है। 200 मीटर तक आपकी यूफोटिक जोन है, तो उससे भी ज्यादा गहराई तक ये मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, इसलिए ये कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत था। और दो स्पीसीज इसकी मिलती हैं, एक तो आपकी साउथ अफ्रीका के आसपास, एक इंडोनेशिया के आसपास, मैं बता चुका हूँ। साउथ अफ्रीका में 1938 के आसपास में इसकी डिस्कवरी हुई थी, कमोरोस के आसपास में, और एक मेडागास्कर के पास में, वहीं पे अगर देखोगे तो मैप में लिया है, यहाँ पर आप देखो, एक तो ये रीजन है, एक यहाँ पर सुलावेसी वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी, समझ गए। तो ये है कोलेकेंथ मछलियों की बात हो गई। अगला सवाल देखें, ये क्वेश्चन नंबर 22 है भाई, है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, प्रिंटिंग टाइपिंग में थोड़ा हो गया एरर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, रशिया, इराक, यूक्रेन। आंसर देना है भाई, पॉज करो, सोचो इसके बारे में। देखो इसमें अगर मैं थोड़ा इमेजिन करने की बात कहूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या यूक्रेन बॉर्डर शेयर कर रहा है? यूक्रेन की बॉर्डर के बारे में हमने बात की थी, यूक्रेन बॉर्डर शेयर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या इराक बॉर्डर शेयर कर रहा है? भाई ईरान तो देखो करता है, इसमें डाउट नहीं है, पर इराक करता है क्या? इराक थोड़ा ईरान से और आगे, फिर आप देखो कैस्पियन सी, अरे हाँ, इराक नहीं करता, तो ये भी गया। आंसर 1 2 3 4, बस ईरान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, रशिया, चारों के चारों करते हैं। ए, देखो यहाँ पे, ये है आपका अजरबैजान, जॉर्जिया भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, आर्मेनिया भी कर रहा है, ठीक है, और इधर ईरान भी कर रहा है, राइट। इधर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो कैस्पियन सी आ जाता है। वैसे इसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है क्योंकि ओवरऑल कोई बड़ी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, राइट। ओके, मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अजरबैजान में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 ऑर्गेनाइज होगी, तो वहां पर क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर की बातचीत होगी एक बार फिर से। अच्छी बात है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से शेयर करते हैं अपनी बॉर्डर, वो हमने देख ही लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी 1960। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द वर्ल्ड बैंक इज वन ऑफ द सिग्नेटरी टू द ट्रीटी। सेकंड, treaty allocates western rivers Indus, Jhelum, Chenab to Pakistan. Third, India can build hydroelectric power projects only on eastern rivers. करेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो, ये कवर हो गया होगा आपका, है ना, इजीली। अब देखो इसमें वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएशन के तो मीडिएटर के तौर पे काम करता है, ये बात सही है। पाकिस्तान इंडिया के बीच में 1960 में ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि वेस्टर्न जो रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स के अंदर ये तीन डाली गई थी, इंडस, झेलम और चेनाब, तो ये तो पाकिस्तान को दे दी, और ईस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडिया के लिए दे दी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया उन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकता, ये अलाउ किया हुआ है, समझ गए। इसका मतलब इंडिया ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों पे अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हाँ, डिस्प्यूट होते रहते हैं, वो भाई एक बात अलग है, पर ट्रीटी अलाउ करती है। तो कुल मिलाकर के तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो आंसर आपका बी चला जाता है, सही है। अब देखो ये मुद्दा जो है वो अभी क्यों हाईलाइट हुआ है, क्योंकि हमारी तरफ से हमने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए, ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में आया। और साइन करने वाले इंडिविजुअल्स हमारी तरफ से पीएम नेहरू जी थे, और पाकिस्तान की तरफ से वहां के प्रेसिडेंट अयूब खान थे, उन्होंने ये साइन किया था। वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को मीडिएट किया था, और बाकी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगला सवाल देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बीएएस के बारे में है तीन स्टेटमेंट। फर्स्ट, द रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम इंक्लूड्स द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिकर्सर मिशन ऑफ
फॉर BAS। सेकंड, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विल बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। थर्ड, BAS इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल बाय 2035। करेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, गगनयान है ना, उसको रिवाइज किया गया है और उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तैयार किया गया है कि हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चाइना का और यूएसए की लीडरशिप में वेस्टर्न कंट्रीज का है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर इसकी लोकेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होगी, इसकी लोकेशन है लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया आपका दूसरा। दूसरा अगर गलत होता तो ये दोनों। तीसरा, इसकी एक्सपेक्टेशन ये कि ऑपरेशनल 2035 तक हो जाएगा, तो ये चांसेस देखो हैं, इसमें कोई डाउट वाली चीज है नहीं, तो डी इसका आंसर चला जाता है। तो न्यूज में क्यों है, देखो यूनियन कैबिनेट ने 4 इसरो के डिफरेंट मिशंस को अप्रूवल दिया है, जिसमें एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को डेवलप करना, जो कि गगनयान प्रोग्राम का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट होगा, ये बात सही है। वहीं पर इसमें जो गगनयान को रिवाइज किया गया ना, गगनयान प्रोग्राम को, इसमें क्या किया जा रहा है, एक मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन फर्स्ट, जिससे एक ट्रायल के तौर पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2035 तक कंप्लीट डेवलप करने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंटेशन वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग अमेंडिंग आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू डिसॉल्व लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। आप बताओ भाई दोनों में क्या रिलेशन है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, जो भी है आप अपना आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। रामनाथ कोविंद पैनल जो है हमारे फॉरेन प्रेसिडेंट, उनकी लीडरशिप में उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमें आर्टिकल 83 और 72 को चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको ड्यूरेशन चेंज करना है। तो ये ड्यूरेशन आर्टिकल 83 तो ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है, लोकसभा का कितना टेन्योर होगा, ठीक है। और वहीं पर आर्टिकल 172 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के टेन्योर से रिलेटेड है, ना कि गवर्नर की पावर या प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड। क्लियर हो गया। तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट है, दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आंसर इज सी। ठीक है, मुद्दा जो है वो आपको कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं, मैंने समझा दिया, राइट। चलो ये हो गया इसमें। चलिए ठीक है, इसमें 2 फेजेस में काम होगा, ये बस हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट फेज में तो क्या होगा, आप लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको सिंक्रोनाइज करोगे, और सेकंड फेज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शंस को आप सिंक्रोनाइज करोगे। तो ये 2 प्रोसेस रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। The mission will have 5 modules that will be carried to space on 2 different launches. The mission is designed to land on the lunar surface, collect samples, store them in vacuum container and bring them back. The mission will also see docking and undocking, 2 spacecraft aligning and coming together in orbit. भाई कौन से मिशन की ये बात हो रही है? पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो ये चंद्रयान 4 की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, 2 सेगमेंट्स में इसकी लॉन्चिंग हो रही है ना। एक सेगमेंट में जो फर्स्ट मॉड्यूल जाएगा या फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट जाएगा, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट नहीं स्पेसक्राफ्ट, वो तो क्या करेगा, लूनार सरफेस पे जाकर के कंटेनर में सैंपल इकट्ठा करके और उड़ के और सन के, वो मून के चारों तरफ ऑर्बिट करने लग जाएगा। फिर दूसरा स्पेसक्राफ्ट जाएगा, उससे जो स्पेसशिप या जो सैटेलाइट निकलेगा या मॉड्यूल निकलेगा, वो उस घूमते हुए उसके साथ में कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करके और वो मॉड्यूल अपने पास ले लेगा, फिर ये अर्थ सरफेस की तरफ वापस आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये फॉलो किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, देखो लोनार सरफेस पे हमारी लैंडिंग हो चुकी है, बट लैंड करके दोबारा आना जमीन के ऊपर हमारी तरफ, मतलब लैंड करना और उससे वापस अर्थ की तरफ आना, अभी फिलहाल तो हम जो सन का मटेरियल है सब सरफेस का वो हम लेकर के आ रहे हैं, पर ये अगर पॉसिबल हो गया तो फिर ह्यूमन, आप कह सकते हो ह्यूमन ट्रैवल भी तो पॉसिबल हो ही सकता है ना, ह्यूमन जाकर के वापस आ सके। तो 2047 तक हम थोड़ा लंबा सोच के चल रहे हैं। तो एक तरीके से यहां पर जो कपलिंग हो रही है ना 2 मॉड्यूल्स की, इसको तो डॉकिंग बोलेंगे, सेपरेट होने को अनडॉकिंग बोलेंगे। सिंपल सा काम ये है, ठीक है। तो ये चंद्रयान 4 से संबंधित है। इसमें 3 मतलब 5 मॉड्यूल्स होंगे। एक तो री एंट्री मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, असेंडर, प्रोपल्सन, ठीक है। और इसमें जो व्हीकल्स यूज होने वाले हैं
वो एक तो होगा LMV3 जो फर्स्ट में होगा, जो जाएगा मून सरफेस पे और फिर वापस आने वाला, और PSLV होगा जब वो पहुंचेगा मून के चारों तरफ ऑर्बिट में, ठीक है, LMV वाला आपका स्पेसक्राफ्ट, और फिर उससे अटैच करेगा, डॉक करेगा ये PSLV से लॉन्च होने वाला मॉड्यूल, फिर वो वहां से कंटेनर लेकर के और अर्थ सरफेस पे वापस आ जाएगा, अर्थ सरफेस पे वापस आ जाएगा, राइट, ये चलेगा। अगला सवाल, when the source and the signal are in relative motion to each other, there is a change in frequency observed by the observer. If they are moving closer, frequency increases and vice versa. बताओ भाई ये इंफॉर्मेशन किस इफेक्ट को शो करता है? पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो इसका सीधा आंसर है डॉपलर इफेक्ट। अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि भाई हमारे यहाँ पर मौसम संबंधी जो फोरकास्टिंग होती है उसको और एक्यूरेट करने के लिए हमें डॉपलर वेदर रडार्स की और ज्यादा जरूरत है। तो आने वाले समय में हम 56 के लगभग और डिवाइसेस और इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये रडार सिस्टम काम कैसे करता है? ये डॉपलर मैकेनिज्म पे काम करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगा, वो ऑब्जेक्ट से टकरा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आएंगी उनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, जिससे कि वो कितना दूरी पर है उसका आइडिया लग जाएगा। अब अगर डिस्टेंस इस रडार की तरफ वो ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है तब तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और दूर चला जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो इससे आइडिया क्या लगा कि कितनी स्पीड से वो दूर जा रहा है या पास में आ रहा है, क्या उसकी पोजीशन है, क्या उसकी लोकेशन है, वो आइडिया यहाँ पर लग पाता है। ठीक है, रडार मतलब रेडियो रेंजिंग, मतलब एक तरीके से आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी का, रेडियो वेव्स का आप यूज कर रहे हो, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर्स देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल देखो, consider the following statements regarding nutrient based subsidy regime. First, nutrient based subsidy intends to increase the consumption of P and K। NPK का मतलब आप जानते होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए बोला है, कंजम्पशन ऑफ पीके फर्टिलाइजर टू अचीव ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर वेयर एनपीके इज इन 1:2:4। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा, इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। थर्ड, फर्टिलाइजर्स which are fortified with secondary and micronutrients such as molybdenum and zinc are not given subsidy under this regime। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है ये गड़बड़ है। ये 4:2:1 होता है, नाइट्रोजन ज्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम, ये रिवर्स लिख दिया इसलिए गलत हो गया। ये बात बिल्कुल सही है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर है, ये फिर आपकी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाली मैकेनिज्म को रन कराएगा। और ये बात यहां पर गलत है कि भाई आप सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको आप सब्सिडी में के कवरेज में नहीं ला रहे हो। अजी कवरेज में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर ओनली 2 इज राइट, बी आंसर हो गया। ठीक है, होता क्या है, यूनियन कैबिनेट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की रेट्स को, जो रबी की सीजन अभी सोइंग होने वाली है ना, जैसे अभी कटाई हो जाएगी तो अक्टूबर में होने लग जाती है बुआई, है ना, तो उसके लिए फॉस्फेटिक और जो पोटाशिक फर्टिलाइजर है उनकी आप कह सकते हो यूटिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये कहीं ना कहीं सब्सिडी का अनाउंसमेंट किया गया, राइट, अप्रूवल हो गया है। तो ये मैंने बता दिया, NPKS ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, एन मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, राइट। इसके अलावा एडिशनल सब्सिडी का प्रोविजन भी है, अगर कोई सेकेंडरी या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है जैसे कि मॉलिब्डेनम, जिंक, इनके लिए भी सब्सिडी का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा काम कौन कर रहा है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के अंडर है, ये अप्रैल 2010 से अपना काम कर रहा है। आप देख लो सब्सिडी से रिलेटेड, राइट। अगला सवाल, इट इज अ लीगल रिकोर्स that is available after the dismissal of review plea against a final conviction, and its legal basis were established by the Supreme Court in Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and another case 2002। बताओ ये पैराग्राफ किससे संबंधित है? पॉज करो, ध्यान से समझ के बताओ। देखो, जब आपका पूरा वर्डिक्ट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई फाइनल XYZ ये डिसीजन आ गया है, उसमें कन्विक्शन हो गई, सजा हो गया, पर आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, तब आप डाल सकते हो रिव्यू पिटीशन की, सुप्रीम कोर्ट साहब एक बार दोबारा से देख लो। आप सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को भी मतलब बिल्कुल इग्नोर कर दिया,
कि भाई नहीं हो सकता, हमने बहुत सोच समझ कर आपका डिसीजन दिया, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद में एक और ऑप्शन बचता है, दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। तो यहां पर जो बोला जा रहा है वो क्या है कि रिव्यू पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई फाइनल कन्विक्शन के बाद में, तब आपके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। आंसर इज ए। ठीक है, तो होता क्या है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाती है। किसके द्वारा? ये जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल भारती और टाटा टेलीकॉम सर्विसेज, कि इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था 2019 में, जिसमें ये कहा था कि आपकी जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू है उसके आधार पर जितना भी ड्यू चल रहा है सरकार को जो आपको पे करना है वो पे करो, राइट। तो ऐसे में वो ये चाह रहे थे ये कंपनी वाले कि भाई हमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को इग्नोर कर दिया, तो ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो डाली। पर अगेन वही बात, क्यूरेटिव पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया गया, मतलब अब इनको पे करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। समझ गए बात को? तो ये केस था क्यूरेटिव पिटीशन, और ये कैसे काम करती है मैंने बता दिया। इसका मैकेनिज्म जो है ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के आधार पर ये डेवलप हुआ है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर केस 2002 के आधार पर ये क्यूरेटिव पिटीशन का मैकेनिज्म डेवलप हुआ, जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं पर भी मिसकैरियज ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा है, कहीं पर भी गड़बड़ी तो नहीं हो रही है न्याय को स्थापित करने में, उसको करेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू आमूर फाल्कन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, आईयूसीएन रेड लिस्ट में आमूर फाल्कन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मणिपुर को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न है जहां तक मुझे ध्यान है, और ये फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो ये नागालैंड है, ना कि मणिपुर, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, तो आंसर आ गया डी। अभी क्या है कि मणिपुर में तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह दिया कि साइबेरिया में ठंड बढ़ने की वजह से आमूर जो है वो चाइना से होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी पहुंचेंगे, तो वहां पर इसकी हंटिंग ना हो, तो इसलिए इसको कंजर्व करने के लिए ये मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया, बैन कर दिया, बोले इसकी हंटिंग, किसी भी तरीके का कैप्चर करना, ये सारा बिल्कुल बैन कर दिया है ना। ये क्या करते हैं सर्दियों के, जैसे अब आपको पता है सन का साउथवर्ड मूव है ना, तो ये मूव करेंगे साइबेरिया, साइबेरिया से चाइना, चाइना से इंडिया, इंडिया से फिर अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो ये अफ्रीका से वापस रिटर्न करते हैं फिर साइबेरिया की तरफ, तो जहां पे थोड़ी गर्मी रहती है ना उधर ये थोड़ा माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस बर्ड को लोकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे क्या बोलते हैं भाई, काहू आई पुईना, काहू आई पुईना, ये याद रख लेना भाई थोड़ा सा। ठीक है, लीस्ट कंसर्न की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नागालैंड को बोलते हैं वर्ल्ड कैपिटल, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखने लायक है। अगला सवाल देखें। विद रेफरेंस टू व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर द प्रोग्राम द गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट by dairy cooperative society by 50% over next 5 years. Second, initially the National Dairy Development Board will fund the initiative from its own resources. आंसर आपको देना है करेक्ट कौन सा है, पॉज करो, अपना आंसर रेडी करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, अभी 600 के लगभग मिलियन टन में हमारे डेयरी है ना, डेयरी फार्म, डेयरी जो कॉपरेटिव्स हैं वो प्रोक्योर करती है दूध को, उसको हम 1000 मिलियन टन से भी ज्यादा ले जाना चाह रहे हैं, मतलब लगभग लगभग डबल करना चाह रहे हैं, तो ये बात ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है ना। 50% से राइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसमें कोई इशू है नहीं। 650 से 660 से आप 1000 पे लेकर के जा रहे हो, तो ये अपने आप में लगभग ओवरऑल 660 का 50% आप राइज करना चाह रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लगभग लगभग सेट हो जाएगा आपका। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो ये शुरुआती फंडिंग का मैकेनिज्म यही कर रहा है, ये बात भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो 1 एंड 2 बोथ आर राइट स्टेटमेंट्स, आंसर इज सी। ठीक है, तो इसमें मेन टारगेट क्या है हमारा, जो इंडस्ट्रियल ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 है ये अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। टारगेट है कि भाई मिल्क प्रोडक्शन में एक तो दुनिया में जहां हम 25% कंट्रीब्यूट करते हैं उसको बढ़ा करके हम करना चाह रहे हैं 33%, मतलब 1/4 से हम 1/3 पे आना चाह रहे हैं, एकदम क्लियर रखनी है बात। व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें अभी 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर ध्यान दिया जाएगा 2.0। 1.0 तो क्या था आपको पता है, वर्गीज कुरियन जी की लीडरशिप में जो गुजरात से शुरू हुआ था, आनंद वाला अमूल जहां से निकली है, वहां से 1970s के टाइम से स्टार्ट हुआ था। अभी की बात हो रही है इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का फोकस रहेगा, लोकल मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करना है, हमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, और हमारा डेयरी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को भी हमें राइज करना है। ये 4 पिलर पे मेन फोकस रहने वाला है, जिसमें ये बातें हमने ऑलरेडी कर ही ली, इसमें कोई डाउट आपको रहना
नहीं चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेट्स एंड देयर लोकेशन इन द रेड सी। एक तरफ तो स्ट्रेट्स दी हुई है, दूसरी तरफ लोकेशन है, ध्यान से पढ़ना भाई। बाबल मंदेब स्ट्रेट कहां पर है? देखो, सिचुएटेड एट नॉर्दर्न एंड ऑफ द रेड सी, कनेक्टिंग इट टू द गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन। ठीक है, चलिए। सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ तिरान, located on the southern entrance of the Red Sea, separating the Sinai Peninsula from the Saudi Arabia coastal line. करेक्टली मैच पेयर कौन कौन से हैं? पेयर आंसर अपना रेडी कर लो। देखो, रेड सी का अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना, कुछ यूं मानो आप, ये एकदम यूं, राइट। चलिए, ये तो है सऊदी अरब वाला एरिया जिसमें यहाँ पर यमन आ गया, राइट। और इस तरफ आपका ये सोमालिया आ गया, अरिट्रिया, जिबूती, इस तरीके से ये आ गए, है ना। और थोड़ा सा ये सूडान वाला एरिया ओपन होता है, इजिप्ट आ गया है, ये कंट्रीज हैं। अब आप क्या देखते हो कि यहाँ पर बोला क्या गया है? बाबल मंदेब। बाबल मंदेब यहाँ पर है ना। तो ये क्या सदर्न पॉइंट पे है या नॉर्दर्न पॉइंट पे है? ये तो सदर्न पॉइंट हो गया ना, यू देखो, ये सदर्न पॉइंट पे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका मैच नहीं करा। और ये जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इधर सनाइम पेनिनसुला, राइट, जो कि इजिप्ट के अंदर है, और इधर सऊदी अरब, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करिए, तो ये नॉर्दर्न है, तो ये सदर्न बोल रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो ना तो वन मैच कर रहा है, ना ही टू। आंसर इज डी। ठीक है। अब देखो, इसमें हमें थोड़ा सा देखना की जरूरत है कि कौन कौन से कंट्रीज इसके साथ अपनी बॉर्डर लगाते हैं। सबसे पहले तो यमन, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा इजिप्ट, इधर सूडान आ गया, इधर जिबूती, इधर ऊपर अरिट्रिया, इधर सोमालिया। ये टोटल मेन कंट्रीज आ जाता है। अब यहां पर आप देखो, इसके नॉर्दर्न एरिया में यहां पर ये है आपका स्ट्रेट ऑफ तिरान, और ये है आपका गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन ये हो गया, और इधर की तरफ ये आ गया इंडियन ओशन, अरेबियन सी। ठीक है, ये बाबल मंदेब आ गया। तो अब आप खुद देख लो, इधर से साउथ में आ गया ना बाबल मंदेब, नॉर्थ में आ गया आपका ये स्ट्रेट ऑफ तिरान, जिसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखो, इसमें और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें। सबसे पहली चीज, कौन कौन से कंट्रीज इसके साथ कोस्टल लाइन शेयर करते हैं वो हमने देख ली। आइलैंड्स की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। दाहलक आर्कीपेलागो, फरासन आइलैंड और जुबैर आर्कीपेलागो, ये तीनों के तीनों आपको रेड सी में देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो जेड्डा, जो कि सऊदी अरब का है, पोर्ट सुदान, जो कि सूडान का है, जिबूती पोर्ट, जो कि जिबूती का, और अकबा पोर्ट, जो कि जॉर्डन का है। यहां पर आप देखो, नोटिस करोगे, ये है अकबा पोर्ट, यहां पर इसको गल्फ ऑफ अकबा भी इसीलिए बोलते हैं, अकाबा, राइट। इसके अलावा स्ट्रेट्स की बात करें, सदर्न एंट्रेंस पे आपको हमने देख ही लिया ऑलरेडी, बाबल मंदेब है, और स्ट्रेट ऑफ तिरान है वो नॉर्थर्न एंड पे है, जहां पर सिनाई पेनिनसुला को सऊदी अरबियन कोस्टल लाइन से सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ अकबा से उसको ज्वाइन करता है रेड सी से। ये हमने बात के लिए आपकी तिरान वाला एरिया हो गया। तो इस तरीके से इस वीडियो में दोस्तों हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छा रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेशन के साथ नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। अगर कहीं पे वीडियो मिस हो रहा है ना, जैसे एक दिन शिफ्ट हो जाए, तो कुछ कारणों की वजह से होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं, वीडियो आएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।